हाँ, वहाँ पे हुई। और आपका जो मूल प्रश्न था वो क्या था? मैं भूल रहा हूँ। ये जो जब हम इस बात पे आए, हाँ, आपने महुआ मोइत्रा पे कहा, तो महुआ मोइत्रा जैसे कैंडिडेट जो लाउड माउथ हैं, जो क्रिएट कुछ करते नहीं हैं और नुकसान ज़्यादा कर देते हैं। आप होम मिनिस्टर को बोल रही हैं, आप तड़ीपार हैं, आप गुंडा हैं। और देखिए इन सारे लोगों ने, जितने भी अंग्रेजी टाइप हैं, मतलब ये लोग रात में सोते कैसे होंगे आशुतोष भाई? इन्होंने संदेश खाली में शहंशाह के जितने कुकर्म हैं, उसको दिल्ली में अंग्रेजी में जस्टिफाई किया। और उसके हम्म। कुकर्म क्या थे? अगर आपने उन महिलाओं की टेस्टिमनी सुनी हो, आप हिल हम्म। जाएँगे। मतलब ये 2024-2026 का भारत है क्या? कि जहाँ पे कहा जाता था जो शादी जो हो होके आई है लड़की वो पहले मेरे घर आएगी। ये कहता था बताइए। शहंशाह जाद मतलब वो सड़कों पे कहता था मैं बांग्लादेश का हूँ, उखाड़ सको तो उखाड़ लो। मैं बांग्लादेशी हूँ, उखाड़ सको तो उखाड़ लो। मैं तो बांग्लादेशी लेके आऊँगा, उनको वोटर बनाऊँगा, उखाड़ ये वो पब्लिक मीटिंग में माइक पे बोलता था। मतलब दुस्साहस का लेवल देख रहे हैं? फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब मेरे बाप की सरकार है, आप क्या कर लोगे? तो एक नहीं कई महिलाओं ने टेस्टिमनी दी है कि क्या होता था कुकर्म उनके साथ वहाँ पे। तो ऐसे नहीं फुट हुआ और उसको भी ममता बचाती रही, बचाती नहीं, बचाती रही जब तक बिल्कुल ही शिकंजा नहीं आ गया उनके मुँह पे। तो इनके तो सबके केसेस खुलने चाहिए, समझ में आना चाहिए। बंगाल जो एक इंटेलेक्चुअल जगह है, जैसे मैंने कहा भी भारत का राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान दोनों बंगाल से आता है। बंगाल से जो साहित्य आता है, टैगोर की धरती है, बोस की धरती है, बंकिम चंद्र की धरती है। एक से एक विद्वानों की धरती है। तो वो जो विद्वानों वाली इमेज थी, जो बहुत सारे लोगों से बात करते थे हम दिल्ली में, उनको शर्म आती थी कि बंगाल की हमारी इमेज क्या हो गई है? हम लोग क्या थे और इस समय क्या इमेज हो गई है? तो वो इमेज मेरे ख्याल से वापस आनी चाहिए जो इंटेलेक्चुअल बंगाल है। और जो कैपिटल गेन हो सकता है, देखिए पोर्ट की एक्सेस है, पूर्वांचल का सबसे बड़ा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा अगर आप एनालिसिस करेंगे जो पूर्वांचल है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल भाग हो, उसकी गरीबी के कारण बंगाल है। क्योंकि आपने सारा धंधा ही हम्म। बंद कर दिया वहाँ। बंगा भाई कैपिटल हुआ करती थी कलकत्ता, अंग्रेजों की, उसका इनहेरेंट एडवांटेज था। लेकिन वो सब खो दिया, पहले कांग्रेस ने, फिर लेफ्ट ने, फिर ममता ने। तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री का वापस आना, इन्वेस्टमेंट का वापस आना, जो भी एडवांटेज है कलकत्ता की उसको यूज करना, मेरे ख्याल से हमने 3-4 साल में एक बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट ऑफ भारत का एक अनफल होता हुआ देखेंगे हम। हम्म। अच्छा, एक और कहानी है कि बॉर्डर फेंसिंग के बहुत लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। जमीन नहीं देना, जगह नहीं देना, ये कितना बड़ा अपराध है। जी। तो देखिए जो हमारा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है आशुतोष भाई, वो बड़ा पोरस है। मतलब आपने कई मल्टीपल वीडियो देखे होंगे, बच्चे बच्चे छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कूद के देखो मैं भारत में आ गया, देखो मैं बांग्लादेश में आ गया, देखो मैं भारत में आ गया, मतलब इधर उधर है बिल्कुल। वो कह रहे हैं मैं काम कर रहा हूँ उनके घर जाती हूँ फिर यहाँ आ जाती हूँ, इस तरह का पोरस बॉर्डर है। अब पोरस बॉर्डर से दिक्कत क्या होती है? घुसपैठिए आते हैं, गाय मवेशियों की चोरी होती है, आतंकवादी भी घुसते हैं। तो जैसा नेपाल के साथ हमारा पोरस बॉर्डर हुआ करता था, ऐसा पोरस बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। लंबा बॉर्डर है, उसको बाउंड्री बनाना मुश्किल काम है। लेकिन बाउंड्री बनाने के सबसे पहले जमीन चाहिए। जमीन पे अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होता है, लैंड लैंड जो सब्जेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो अगर हम्म। अमित शाह जी की होम मिनिस्ट्री को वहां पे बॉर्डर फेंसिंग करनी है तो उसके लिए लैंड उनको ममता जी से मांगनी पड़ेगी। तो ममता जी लैंड नहीं देती, क्योंकि उनके लिए तो फायदे का सौदा था वो बांग्लादेश से लाना। तो अब वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा हमारा, मेरे ख्याल से कुछ ही सालों में वो जो पोरस बॉर्डर है वो हमारा होगा। पहले तो देखिए हमने देखा बीच में जब एसआईआर हुआ तब एक बड़ी संख्या में एक्सोडस हुआ, वापस गए लोग। और अब जैसी हम्म। सरकार चली गई, उनके सरपरस्त चले गए, उनके आका चले गए, उनके गली गली के जो दादा हुआ करते थे, दादा का दौल जो मैंने कहा, वो चले गए। हम्म। तो आपको ये हम्म। बड़ा एक्सोडस दिखेगा और जो नई एंट्री है वो होने से रुकेगी अगले कुछ ही सालों में। मुझे लगता है कुछ ही महीनों, कुछ सालों में ये काम वॉर फुटिंग बेसिस पे होगा। और देखिए हम्म। बंगाल मुख्य धारा में जुड़ेगा। बंगाल बिल्कुल हम्म। एक रिपब्लिक ऑफ बंगाल की तरह चला रही थी दीदी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण हम्म। देता हूँ, 2019 में पीएम किसान स्कीम आई, याद होगा आपको, है ना? हम्म। 2,000 रुपए 3 बार दिए जाएंगे, 6,000 रुपए किसानों के खाते में जाएंगे, बड़ी पॉपुलर स्कीम हुई। उसके हम्म। लिए सारी स्टेट गवर्नमेंट को मोदी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को किसानों का डेटा देना। सेंट्रल गवर्नमेंट तो किसान वेरीफाई कर नहीं सकती स्टेट में जाके। दीदी ने हम्म। 2 साल तक डेटा नहीं दिया। 2019 में, 2020 में, 2021 के आधे तक उन्होंने डेटा नहीं दिया। जब वो 2021 का चुनाव जीत गई तब उन्होंने किसानों का डेटा दिया। उनका ये मत था कि अगर मैंने डेटा दे दिया किसानों का, किसानों के अकाउंट में पैसे जाएंगे, मोदी का एसएमएस आएगा, मोदी पॉपुलर हो जाएंगे, मोदी 2021 का चुनाव जीतने में मदद मिलेगी। लेकिन किसान मेरे भाड़ में जाए, मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन नरेंद्र मोदी की बात देखिए, नरेंद्र मोदी ने 2 साल का एरियर भी दिया और 21 से पैसे भी देने शुरू कर दिए। इस तरह से वो बंगाल को चलाती थी कि आयुष्मान नहीं चलेगी, ये स्कीम नहीं चलेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम, जिससे पूरे भारत का विकास हुआ है, जो इतनी सुंदर स्कीमें हैं, वो स्कीमें बंगाल तक नहीं पहुंच पाती।
तो वो एक मुख्य धारा में जुड़ेगा और वो देखती है। देखिए, जब योगी आदित्यनाथ कैंपेन करने जाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ नहीं जाते हैं, वो दिखाते हैं एक सशक्त मुख्यमंत्री। आपको भी ऐसा मुख्यमंत्री मिल सकता है, आपको भी सड़कें, एयरपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर मिल सकता है। वो दिखता था, तो मेरे ख्याल से वो बंगाल की जनता ने देखा और वोट किया और अब वो होने भी जा रहा शांतनु भाई, आपने जो किताब लिखी है, आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, है। जी, आपने जो किताब लिखी है उसमें जाहिर है एक मॉन्क चीफ मिनिस्टर बने और फिर उनका जो मॉडल है वो सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं कि लॉ एंड जी, ऑर्डर को, जहाँ की जुडिशियल सिस्टम में दिक्कत हो और लंबा समय लगे न्याय पाने में और साफ दिखे कि यहाँ अपराधी है, तो उस पर क्या करना, उसको त्वरित न्याय देने की प्रक्रिया उन्होंने, योगी ने निकाली, जो जनता के बीच में विश्वास पैदा किया। ऐसा नहीं किया, उसमें हो सकता है 1-2% कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, लेकिन ज्यादातर उन्होंने न्याय में लोगों का भरोसा बहाल करवा दिया। जी। अब आपकी ये किताब बंगाल में कोई मॉडल बनेगा और जल्द से जल्द आपकी किताब को हूबहू वो अपने जीवन में उतारेंगे और कुछ एक्शन होगा। अभिषेक बनर्जी जेल जाएंगे, रिजू दत्ता ने तो माफी मांग लिया, शहनशाह शेख जेल में हैं, जहांगीर खान पकड़ाएंगे और जो बंगाली बांग्लादेशी घुसपैठिया है, जो वहां से जो अवैध हथियार की तस्करी है, नकली नोट का तस्करी है, फिर ड्रग कार्टेल है, उस सब पर लगेगा विराम। नहीं, देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पूरे देश में योगी मॉडल पहले पहले पूरे देश में एक बड़ा मॉडल हुआ करता था, गुजरात मॉडल। वो इन्वेस्टमेंट लेड मॉडल था। वहाँ गुंडागर्दी की दिक्कत है, इन्वेस्टमेंट लेड मॉडल था कि कैसे सड़कें अच्छी करी जाएं, कैसे इंटरनेट और बिजली दी जाए, कैसे सुविधाएं दी जाए कि इन्वेस्टमेंट आए। इन्वेस्टमेंट के लिए जो जो हम्म, जमीन है वो तैयार करी जाए, इन्वेस्टमेंट अपने आप आए। क्योंकि भारत हम्म, कंज्यूमर इकोनॉमी है, लोग, बहुत सारी कंपनियों का आना ही आना है, बहुत सारे कंज्यूमर हम्म, हर जगह है। तो वो नरेंद्र हम्म, मोदी ने सेट किया कि अगर एक इन्वेस्टमेंट की एप्लीकेशन आ जाए तो आप चेज करिए उसको, इन्वेस्टर्स को ना चेज करना पड़े, आप चेज करिए। वो एक मॉडल बना, गुजरात मॉडल। फिर जो इस हम्म, तरह के देश है, जो बीमारू प्रदेश थे, उसके लिए एक नया मॉडल बनाया योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ, जिसको हमने यूपी मॉडल, योगी मॉडल का, जहां पे बेसिक यही था कि इलेक्ट्रिसिटी दूंगा मैं, रोड दूंगा मैं एयरपोर्ट दूंगा मैं, लेकिन सबसे ऊपर लॉ एंड ऑर्डर पे दूंगा मैं। क्योंकि आप हम्म, अगर प्रदेश में कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं आएगा, उसका पैसा, उसका एम्प्लॉय, उसके एसेट, उसकी इंडस्ट्री सेफ नहीं। और हम्म, जहां पे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग, जिनको जेलों की सलाखों के पीछे होना चाहिए था या परवरदिगार के पास होना चाहिए था, वो विधानसभा और लोकसभा में। हर हर जिले हम्म, में हर जिले में एक ऑर्गेनाइज, दो ऑर्गेनाइज माफिया हुआ करते थे आशुतोष भाई। पता था आपको कि हम्म, नोएडा में आपको किडनैपिंग माफिया मिलेगा, मेरठ में कार हम्म, चोरी माफिया मिलेगा, बुंदेलखंड में सैंड चोरी माफिया मिलेगा, कहाँ पे हम्म, प्रयागराज के पास चीटिंग माफिया मिलेगा। ऐसे हर जगह इंस्टीट्यूशनल माफिया थे, जिसके पास 50-100 के गुर्गे थे, जिनके पास हम्म, जर्मन राइफल, रशियन राइफल हुआ करती थी। ऐसा हम्म, ये उत्तर प्रदेश था। इसको कैसे बिल्कुल मेथोडिकल तरीके से लिस्ट करके, एसटीएफ बना बना के, एक एक को केस कर करके, एक एक को इंडाइट करके, 2 साल जो लगे, 2017-18 केवल इसी में लगे। ह्यूमन राइट्स के केस हुए योगी आदित्यनाथ की पुलिस के ऊपर, एक एक केस को लड़ा गया, एक केस में भी योगी आदित्यनाथ की पुलिस गलत नहीं मिली। तो ये मॉडल आई थिंक पहले 2 साल शुभेंदु अधिकारी के लिए मुश्किल होंगे, और उसके लिए जो बिल्कुल, जिसे कहते हैं टाइट फिट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जिसके लिए प्रकाश सिंह जो हमारे डीजीपी रहे, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लीकुआ से कंपेयर करा। लीकुआ कौन है? उन्होंने सिंगापुर स्टैब्लिश किया मलेशिया से निकाल के, और उनकी उनकी यूएसपी ये थी कि उन्होंने टाइट फिस्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर यूज करा। आज लीकुआ स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी हार्वर्ड से लेकर सिंगापुर तक पढ़ाया जाता है, और उससे उस लीकुआ से कंपेयर किया योगी आदित्यनाथ को कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो स्टेट का फायदा क्या है भाई। आपका बिजनेस, आपकी आपके जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो आप ऑनर ना कर पाए, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार का काम भी वही है। तो नहीं, पहले 2 साल उनको योगी आदित्यनाथ मॉडल, मतलब कि सख्त लॉ एंड ऑर्डर, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो आपकी पार्टी का है, चाहे वो दूसरी पार्टी का है, चाहे आपको इसका फोन आ गया, चाहे उसका फोन आ गया, उसको जेल जाना ही होगा। उसको लॉ एंड ऑर्डर की जो दीवार है वो फेस करनी ही पड़ेगी। वो मेरे ख्याल से अपहिल टास्क है शुभेंदु अधिकारी के लिए। लगते तो रिजोल्यूट है वो, उनकी बातों से, और उनके पास अब किताब भी पहुंच गई है, तो मेरे ख्याल से ऑन हाँ, लाइटर नोट, लेकिन हाँ, लंबा जीवन रहा है। वो कोई नए राजनीतिज्ञ नहीं है, लंबा जीवन रहा है उनका। 4 बार के हाँ, विधायक, 2 बार सांसद भी रहे हैं। मैं देखा था, जो लोग हाँ, संसद विधानसभा में जाते हैं वो सशक्त होते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ के साथ एक यूएसपी है, वो शायद पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 19 साल पार्लियामेंट में रहे, 5 बार संसद हाँ, में रहे। क्या लॉ है, राइट, कैसे बनता है, कैसे पास होता है, क्या बड़ी डिबेट्स हैं देश की विदेश की, उसके हिसाब से जब प्रदेश गवर्न करते हैं तो बहुत सशक्ति से, ताकत से कर पाते हैं। तो शुभेंदु के पास भी वो ताकत है। 2 बार सांसद भी रहे हैं, मेरे ख्याल से 4 और 9 में। हम्म,
तो मेरे ख्याल से वो पहले 1 डेढ़ साल उनके पास उनके पास चैलेंजिंग होंगे और उनको स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना ही होगा बंगाल में, जो बंगाल की स्थिति को वापस लाने की। और ममता बनर्जी सुपरसीड करेंगी या अभिषेक बनर्जी सुपरसीड करेंगे? देखिए हाँ, वो अनफोल्ड होगा कि ममता बनर्जी की क्या होता है जब बड़ी हार के बाद देखिए जो जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनका जो ईंधन है वो है पॉलिटिकल जीत, वो है पॉलिटिकल सीट। एंड आपने देखा होगा शरद पवार मतलब लकवा मार गया, हालत खराब है, लेकिन पॉलिटिकल पावर उनको जिंदा रखे हुए। तो जैसी पॉलिटिकल पावर जाती है इनके हाथ से, इन लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। इनकी इनकी आप देखेंगे तो ममता बनर्जी की हालत कैसी रहती है, वो कितना अपने आप को मैनेज कर पाती है, उस हिसाब से दोनों में खींचतान होती रहेगी। और ये भी आपको 6 महीने में अनफोल्ड होगा कि कौन पार्टी पे कब्जा कर पाता है। ये ममता की पार्टी रहेगी, लेकिन क्योंकि अभिषेक बनर्जी पॉलिटिकली वीक है, उनकी कोई बहुत बड़ी पकड़ नहीं है जमीन पर, टीएमसी कैडर पे। वो केवल कंसल्टेंट के थ्रू या अंग्रेजी बोलने वालों के थ्रू, पार्लियामेंट में उनकी अटेंडेंस नहीं है, तो उनकी पकड़ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है ऐसी स्थिति में ममता के हावी होने की स्थिति ज्यादा बनती है अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहा तो। तो डायमंड गैंग भी इस हाशिए पर चले जाएगा, ये भी डायमंड श्योर गैंग है। हाशिए पे जाएगा, पर डायमंड गैंग हाशिए पे जाएगा। इस तरह के लोगों की राज्यसभा दोबारा रिपीट नहीं होगी, लोकसभा में इनको हम्म। टिकटें मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर हम्म। ऐसा हुआ। लेकिन ममता का स्वास्थ्य, ममता अपने आप को कितनी जिजीविषा से आगे रख पाती है, वो इसमें इंपॉर्टेंट निर्णायक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लंबे समय बाद हम लोग स्क्रीन पर मिले हैं साथ में, अब ये उम्मीद अच्छी करते बात हैं है। कि फ्रिक्वेंटली मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये धन्यवाद थे जय। शांतनु गुप्ता जी, ये थे शांतनु गुप्ता जी, बंगाल से लौटे हैं। इनकी किताब भी पहुंच गई है शुभेंदु अधिकारी के पास। इन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी है योगी जी के ऊपर, और उसके ऊपर फिल्में भी बन रही हैं, दुनिया भर में ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब पश्चिम बंगाल से जो इन्होंने असली बात बताई कि कैसे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच में टसल शुरू हो रहा है, और डायमंड गैंग जो है, डायमंड हार्बर गैंग, वो कैसे सुपर पावर का ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी चलेगी नहीं। और सागरिका घोष की वास्तव में कोई खींचतान हुई है, बाताबाती हुई है, या हाथापाई हुई है, अब ये कंफर्म तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन खबरें आ रही हैं कि उनके साथ हाथापाई हुई है। बंगाल में अभी बहुत कुछ होना है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।